अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करने वाला दिन है। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले देखने के बाद हम फिर आगे उसके जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हमको काम आने वाला है वो फॉर्मूला है प्रेशर से रिलेटेड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? तो फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है प्रेशर का। प्रेशर का यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप दूसरे अल्फाज में पास्कल भी कह सकते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए या पास्कल कहिए, दोनों बातें एक ही है। अब कंसीडर करें एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। यहां तक उसकी हाइट मान लेते हैं, ये हमारा फ्लूइड है और इस फ्लूइड का जो बॉटम से डिस्टेंस है मतलब h हाइट तक ये फ्लूइड फिल किया हुआ है। मैं यहां दो पॉइंट देता हूं, एक पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ए और दूसरे पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट बी। सवाल यह है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर कितना होगा। तो ए पे आने वाला प्रेशर तो सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, पीओ के बराबर होगा। और अगर बी पर आने वाले प्रेशर की हम बात करें, प्रेशर एट बी, तो बी पर आने वाला प्रेशर इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। अगर हम ये ए वाला प्रेशर इग्नोर कर दे तो सबसे पहले इस हाइट की वजह से, अगर इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड फिल किया गया उसकी डेंसिटी अगर रो है, तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से आने वाला प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी या रो जी एच, आप उसको कह सकते हैं। इस कॉलम की वजह से आने वाला प्रेशर हो गया रो जी एच और ए पे आने वाला प्रेशर है पीओ। तो हम प्रेशर एट पॉइंट बी को पीओ प्लस रो जी एच के तौर पे लिख सकते हैं। ये प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाया जाता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, जो कि बनेगा रो जी एच या एच रो जी। यहां रो के माने क्या है? रो यानी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एच यानी क्या? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अब आते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन? द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कर लेंगे तो आपको सरफेस टेंशन मिल जाएगा। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकाल दीजिए। सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ लेंथ। इजी है, सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ लेंथ कर लो, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमको देखना है वो सरफेस एनर्जी का है। अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी के ऊपर। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी एंड द रिलेशन इज सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ चेंज इन एरिया। मान लेते हैं अगर आपके पास कोई फ्लूइड था, फ्लूइड के अंदर पहले कोई ड्रॉप था जो बड़ा था, बाद में वो छोटा हो गया, तो पहले सरफेस ज्यादा होगा बाद में सरफेस कम होगा। ऐसे केस में हम सरफेस एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई, कितनी चेंज हुई, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मान लें कि पहले ड्रॉप था जिसका रेडियस कैपिटल आर था, उसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई कैपिटल आर उसका सरफेस एरिया होगा। अब अगर वो छोटा ड्रॉप में कन्वर्ट होता है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले के थ्रू आप देख सकते हैं कि एरिया कितना चेंज हुआ, उसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास सरफेस एनर्जी आ जाएंगी। एक और बात ध्यान में रखिए, अगर वो ड्रॉप के बजाय बबल देता है जिसके दो फेसेस है, तो आपको यहाँ पे एक और टर्म ऐड करना पड़ेगा। आपको सरफेस टेंशन को 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। सरफेस टेंशन 2 टाइम्स क्यों लेना है? इसलिए कि आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट गिवन है जिसके दो फेसेस बन रहे हैं, तो सरफेस टेंशन दो फेसेस की वजह से डबल हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। अगर आपके पास ड्रॉप गिवन है तो ड्रॉप की वजह से बनने वाले एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला मिलता है 2t डिवाइडेड बाय स्मॉल r, 2t बाय r। ये फॉर्मूला मिलेगा ड्रॉप के अंदर बनने वाले एक्सेस प्रेशर का। ड्रॉप का फेस सिर्फ एक होता है। अगर हम बात करें बबल की, तो बबल के अंदर बनने वाला एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 4t डिवाइडेड बाय r। तो 4t बाय r ये होगा बबल के केस में और 2t बाय r ये होगा ड्रॉप के केस में। अब ये काफी अहम फॉर्मूला है, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो ये फॉर्मूला मैं ऐसे याद रखता हूं, 2t cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू h रो आर जी इज इक्वल टू h रो आर जी। यहां से हम h का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला मिलेगा h इक्वल टू 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी डिवाइडेड बाय रो आर जी। ये फॉर्मूले के थ्रू हम अगर कोई हमारा फ्लूइड गिवन है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, तो कितना राइज करेगा या कितना फॉल करेगा उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमको डिस्कस करनी है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो यहां तक फॉर्मूले तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड आगे। अब बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी के अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी का चेंज किसके साथ?
तो यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट, या आप उसको चेंज इन डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो dv डिवाइडेड बाय dx ये बनेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कस फोर्स, अच्छा ये एक और कंसेप्ट है। उससे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला मिलता है टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं v डिवाइडेड बाय x लिख लेता हूं। यहां v के माने चेंज इन वेलोसिटी है और x के माने वर्टिकल डिस्टेंस है जिसके साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट करें तो यहां से हमको ईटा का फॉर्मूला मिलेगा। ईटा इज इक्वल टू f स्मॉल x डिवाइडेड बाय v टाइम्स ऑफ a। यहां से हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमको मिल गया ईटा v a डिवाइडेड बाय x। ये x को कभी कभी स्मॉल l यानी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द जहां तक पानी फिल किया हुआ है, टैंक की हाइट यानी स्मॉल l लेंथ के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला मिलेगा विस्कस फोर्स का। अब बात करते हैं स्टोक्स फॉर्मूला। देखिए स्टोक्स फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा। स्टोक्स फॉर्मूले के थ्रू हमको विस्कस फोर्स की इंफॉर्मेशन मिलेंगी लेकिन हर जगह के लिए नहीं। इसके अजम्पशन ये है, कंडीशन ये है कि अगर कोई स्फेरिकल ड्रॉप है, अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, वो किसी फ्लूइड में ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर वो फ्लूइड में ऊपर से नीचे गिर रहा है तो गिरते हुए फ्लूइड उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स देता है। तो अगर स्फेरिकल ड्रॉप है तभी स्टोक्स फार्मूला इस्तेमाल में आएगा। और स्टोक्स फार्मूला क्या है? F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा जिस फ्लूइड के अंदर वो स्फीयर गिर रहा था उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर उसका रेडियस है और वी उस ड्रॉप की या उस स्फीयर की वेलोसिटी है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएंगी अपवर्ड डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है। तो एक वक्त ऐसा आएगा ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स विस्कस फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा? ग्रेविटी वाला। ऊपर साथ में बायोन्सी भी आएंगी। अगर ये तीनों बैलेंस हो जाए तो हमारा स्फीयर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लिक्विड में फ्लो करता है, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके साथ कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करे उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिए, 2/9 r स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट ऑफ रो माइनस सिग्मा इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g डिवाइडेड बाय ईटा। इसको समझ लेते हैं। यहां r माने क्या? r माने जो आपका स्फीयर था उस स्फीयर का रेडियस। रो मतलब क्या? रो मतलब वो स्फीयर जिस मटेरियल से बना है उसकी डेंसिटी। सिग्मा मतलब क्या? सिग्मा मतलब फ्लूइड की डेंसिटी जिसके अंदर ये मोशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईटा की तो ईटा हमारे फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। ईटा हमारे फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। नेक्स्ट फार्मूला आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन दो सेक्शन पर अप्लाई होती है। फार्मूला मिलता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। कभी कभी वो एरिया देने के बजाय रेडियस दे देता है तो हम क्या करेंगे? एरिया को रेडियस के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला मिल जाएगा पाई r1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर v2। ये भी फॉर्मूला हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या बताती है? बर्नौलीज इक्वेशन ये बताती है कि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लिखेंगे हाफ रो वी स्क्वायर और पोटेंशियल हेड जिसको हम लिखेंगे रो जी एच, ये हर सेक्शन पर कांस्टेंट होता है, ये कहीं भी चेंज नहीं होता। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये वैल्यू किसी भी सेक्शन पर, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, हर सेक्शन पर कांस्टेंट होगा। हो सकता है प्रेशर चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो, हाइट चेंज हो डेटम पॉइंट से, लेकिन इनका समेशन जो ये फॉर्मूले के थ्रू आएगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स क्या है? अगर आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप यहाँ पे होल करते हैं, यहाँ होल करने के बाद यहाँ से फ्लूइड बाहर आकर गिरने लगता है नीचे की तरफ, और अगर ये यहाँ तक फ्लूइड फिल किया हुआ है तो हम पहले देखेंगे तो कि जो होल बनाया गया उसका सरफेस से हाइट कितना है। मान लेते हैं कि अगर वो h हाइट के ऊपर है या सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से h डिस्टेंस के ऊपर होल बनाया गया है तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स का फॉर्मूला मिलता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g और h। याद रखिए ये h मतलब डेटम से, बेस से हाइट नहीं है, फ्री सरफेस से हमारा होल कितने डिस्टेंस पे है उसकी वैल्यू है। तो ये तो थे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हम इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। अब शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1,
So the first question is, this question is asked in Karnataka CET 2018. The question is, the pressure at the bottom of a liquid tank is not proportional to. So हमको पता करना है कि अगर हम किसी एक टैंक है, मान लेते हैं ये हमारा गिवन टैंक, इस टैंक का मान लेते हैं कि यहां तक कुछ फ्लूइड फिल किया हुआ है, इस जगह तक फ्लूइड फिल किया हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लूइड है, और उसने पूछा है कि इस बॉटम पर बनने वाला प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमको पता है इस लिक्विड कॉलम की वजह से बॉटम में बनने वाले प्रेशर का फॉर्मूला मिलता है P इज इक्वल टू रो जी एंड एच। यहां रो माने क्या, रो माने डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब हाइट। तो देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, जी प्रेजेंट है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करता है, रो प्रेजेंट है, हाइट ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करता है, एच प्रेजेंट है फॉर्मूले में। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इन तीनों पर तो डिपेंड करता है। एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता। याद रखिए, चाहे सरफेस का एरिया कम हो जाए चाहे बढ़ जाए, फ्लूइड उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। फ्लूइड बॉटम पॉइंट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट पर कि कितने हाइट तक फ्लूइड को फिल किया हुआ है। और उसने पूछा है कि नॉट प्रोपोर्शनल टू, कि किस पर वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के हैं, हाइट के हैं, लेकिन एरिया के नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 के मेडिकल एग्जाम के अंदर पूछा गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द रेशो ऑफ, तो रेशो हमको निकालना है, रेशो निकालना है मतलब क्वांटिटी को डिवाइड कर लेंगे। किसका किसको रेशो निकालना है, द रेशो ऑफ प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द वाटर सरफेस ऑफ ए लेक। तो ऊपर हमको निकालना है प्रेशर जो कि स्विमर पर लगेगा, टू दैट ऑफ द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर सारा एटमॉस्फेयर होगा, तो ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, अब स्विमर पर कितना प्रेशर लगे, ऊपर वाटर सरफेस है, स्विमर नीचे है, तो उसके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और इस लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर लगेगा। तो यानी हम स्विमर के ऊपर लगने वाले प्रेशर को लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, प्लस रो जी एच डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हम यहाँ डेटा रखने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू दिया है, देखो उसने 1 × 10⁵, इसको यहां लिख लेंगे 10⁵ प्लस डेंसिटी। अब ये क्या के अंदर है, ये वाटर सरफेस के अंदर है, वाटर है तो वाटर की डेंसिटी यहां पर इस्तेमाल होगी। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, 10⁵, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और हाइट कितनी है उसकी, स्विमर कितनी हाइट के ऊपर है, 10 मीटर के ऊपर है, तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे। सो 10 मीटर उसकी हाइट है, डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 10⁵, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10⁵ प्लस 10⁵, 10⁴, 10⁵, दैट मींस ये पूरा एडिशन करने के बाद 10⁵ होगा और नीचे डिवाइड में 10⁵ ही है। इसको अगर हम आगे लेकर चले 10⁵ प्लस 10⁵, क्या इसको मैं 2 × 10⁵ लिख सकता हूं। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 10⁵, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा रेशो आएगा सिर्फ 2, तो उनका रेशो बनना चाहिए 2, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये एमएसटी सीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए, अ लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड ओवर अ फ्रेम MnOP। तो ये MnOP नाम का एक फ्रेम है, इसके ऊपर एक लिक्विड फिल्म फॉर्म हो रही है। अगर फिल्म है तो उसके दो फेसेस होंगे, तो सरफेस टेंशन को हमको 2T लेना पड़ेगा। सरफेस टेंशन 2T क्यों लेना पड़े, क्योंकि फिल्म है, अगर फिल्म है तो वहां दो फेसेस फॉर्म होंगे, सरफेस टेंशन डबल लेना चाहिए। द वायर OP, अब यहां देखिए ये वायर OP है, यहां जैसा आप देख रहे हैं, कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। अब ये वायर OP ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकता है फ्रिक्शन दिए बगैर। द मास टू बी अटैच्ड टू द वायर OP टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। अब हम इसको और एक मर्तबा अज्यूम करते हैं, ये हमारा फ्रेम है जिसके ऊपर एक फिल्म फॉर्म हुई, यहां पे हमारा फेस है जिसको हम PO या OP का नाम देते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल l है, ये लेंथ है उसकी। अब होगा क्या कि ये जो हमारा वायर OP है, ये जो फ्रेम OP है, ये नीचे और ऊपर मूव कर सकता है बगैर फ्रिक्शन के। अब क्या होगा, इस पर ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगी, और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से बनने वाली फोर्स का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ लेंथ। लेकिन यहां सरफेस टेंशन फिल्म का है, इसलिए फिल्म के अंदर दो फेसेस होते हैं तो सरफेस टेंशन डबल हो जाएगा, तो 2TL के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी।
अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, अब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने नीचे की तरफ कोई वेट लगाया नहीं, तो ये ऊपर आने वाली फोर्स इस फ्रेम को ऊपर 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 लेकर चली जाएंगी, और हम चाहते हैं कि वो फ्रेम उसी तरह स्टेबल रहे, तो हमको नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगाना पड़ेगी। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़े, मान लेते हैं कि नीचे की तरफ लगाने वाला, हमको क्या पता करना है, मास पता करना है, इसलिए नीचे की तरफ उस मास की वजह से बनने वाला फोर्स mg होगा। अगर ये F और ये mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा फ्रेम OP इक्विलिब्रियम में होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि mg ये बराबर होना चाहिए 2TL के, 2TL के, यानी मास कितना होना चाहिए, मास होना चाहिए 2TL डिवाइडेड बाय स्मॉल g, ये हमारे मास की वैल्यू होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं 2TL बाय g, हमको मास ही पता करना था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, अ थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन अ यू शेप्ड वायर, तो एक ये यू शेप का वायर है, उसके अंदर एक थिन फिल्म फॉर्म हुई, यहाँ पे भी फॉर्म होने वाला फिल्म है। अगर ये फिल्म है तो फिल्म के ऊपर आने वाला सरफेस टेंशन 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि फिल्म के ऊपर दो फेसेस बनते हैं। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, इस स्लाइडर की लेंथ उसने दिया, उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख लेंगे 30 इंटू सेंटीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -2 मीटर, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर। तो 0.3 इस स्लाइडर की लेंथ है। द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, अब क्या हुआ, द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, सॉरी मैं कुछ भूल गया, एंड अ लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट ऑफ 1.5, ये नीचे जो वेट सपोर्ट कर रहा है ना, उस वेट की वैल्यू दिया, उस वेट की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 न्यूटन, इतना वेट वो सपोर्ट कर रहा है। अभी हमने देखा कि अगर इस फ्रेम को यहां इक्विलिब्रियम के अंदर रखना है, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स यानी W, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, है ना। अगर हम सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला देखें तो यहां पर भी फिल्म है, अगर ये फिल्म है तो आने वाला सरफेस टेंशन 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। वेट का वैल्यू कितने दिया, वेट का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, और यहाँ फॉर्मूले के अंदर 2 है, सरफेस टेंशन की वैल्यू हमको पता करना है, लेंथ हमारे पास अवेलेबल है 0.3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, और ये हो जाएगा 0.3 टाइम्स ऑफ 2, ये हो जाएगा 0.6 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन कैपिटल टी हुआ। ओके, तो यहां से कैपिटल टी का वैल्यू हमको मिलेगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 0.6 है, 0.6 को क्या मैं 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 लिख सकता हूं, 6 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख लिया। अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 15, तो 0.5 हो जाएगा, और 3 2 6, नीचे 2 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर, ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा -1 इज इक्वल टू सरफेस टेंशन कैपिटल टी। यहां तक समझ गए। अब क्या करना है, हमको बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.5/2 हमारे पास दिया हुआ है, तो 0.5/2 को क्या मैं 5 इंटू 10 टू द पावर, वहां का -1 इस्तेमाल करके -2 लिख लेता हूं, -2 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस टेंशन। ओके, तो 5/2 कितना होगा, 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ये वैल्यू आ जाएगी सरफेस टेंशन की। अगर हम 10 टू द पावर -2 को यूटिलाइज करें तो सरफेस टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा 0.025, और यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, ये उसका फाइनल वैल्यू होना चाहिए। समझ गए। तो हमारे पास सरफेस टेंशन का फाइनल वैल्यू आ रहा है 0.025 न्यूटन पर मीटर, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहां करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले, इसलिए जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उतने क्वेश्चन आप अपने तौर पे दोबारा प्रैक्टिस करें। आपको कोई डाउट आता है तो आप कांटेक्ट करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस हॉरिजॉन्टली। सो कंसीडर करें ये हमारा एक टैंक है, इस टैंक के अंदर एक वायर वो इस तरह हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा है, और नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। ये वायर इस तरह हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा है, और उसने दिया है कि वायर की डेंसिटी रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वायर, तो वायर की डेंसिटी रो के बराबर है। इफ इट इज नॉट
टू सिंक इन वाटर, ये वाटर के अंदर सिंक नहीं करना चाहिए। देन मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू, वायर का रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब जरा ध्यान देते हैं, अगर ये हमारा वायर है, ये अगर वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो इस पर सबसे पहले इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उसके खुद के वेट के बराबर W, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, यानी सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स अगर वायर के वेट के बराबर हो जाता है तो वायर फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा, ठीक है ना। नॉट टू सिंक, वो सिंक नहीं करना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। अब सरफेस टेंशन की वजह से बनने वाला फोर्स कितना होगा, सरफेस टेंशन की वजह से बनने वाला फोर्स का फॉर्मूला सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ लेंथ हो जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, वेट हो जाएगा mg के बराबर। क्लियर। अब ये हम यहां क्या करते हैं, डेंसिटी दिया हुआ है इसलिए सरफेस टेंशन और लेंथ तो एज इट इज है। मास को क्या मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये स्मॉल g यहां का एज इट इज लिखा गया, तो सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ स्मॉल l जैसा का वैसा, ये डेंसिटी जैसा का वैसा, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम वायर का है। वायर एक तरह का सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये बनेगा लेंथ, यानी यहाँ की वॉल्यूम को मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी पाई r स्क्वायर और लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ स्मॉल l के बराबर इस तरह लिख सकता हूं, और यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज। अब क्या होगा, अब ये स्मॉल l ये स्मॉल l दोनों जगह से कैंसिल, जो बचा वो लिख लेते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ पाई r स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको r की वैल्यू पता करना है तो ये सरफेस टेंशन को ऐसे ही रखते हैं, ये डेंसिटी यहां पे था ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा रो, ये पाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ का g डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है सिर्फ r स्क्वायर, यानी अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन अपॉन रो पाई इंटू स्मॉल g, रो पाई इंटू स्मॉल g, ये फॉर्मूला सरफेस टेंशन का बनना चाहिए t अपॉन पाई रो g, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएसटीसीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखें, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव, अगर कोई लिक्विड कंटेनर है, लिक्विड कंटेनर के सरफेस के ऊपर के जो मॉलिक्यूल होंगे, सरफेस के ऊपर के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनके पास क्या होगा उसने पूछा है। होता क्या है, अगर ये लिक्विड के अंदर वाला मॉलिक्यूल देखें तो ये मॉलिक्यूल को सारे मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है 0, ओके। और ये सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल को, लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा नीचे हैं इसलिए सारे मॉलिक्यूल नीचे उसको खींचेंगे, तो ये मॉलिक्यूल नीचे आने की कोशिश करेगा। अब होगा क्या, अगर आप नीचे के मॉलिक्यूल को जबरदस्ती ऊपर भेजने की कोशिश करें तो आपको वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क आप करेंगे वो सरफेस के मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देखते हैं कि सरफेस लेयर के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हमको लिक्विड के मिलेंगे उनके पास एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी होती है, उनके पास एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यही पूछा है मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उनके पास क्या होंगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होंगी, उनके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होंगी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। बेसिक क्वेश्चन था, थ्योरी वाला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि छोटे छोटे होंगे, कंसेप्चुअल होंगे। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं, एक एक फॉर्मूला याद रखते हैं, कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं, तो पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जाएगा। प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या है जरा ध्यान से पढ़िए। अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग सरफेस एनर्जी ए, तो एक बहुत बड़ा लिक्विड ड्रॉप था, एक बड़ा लिक्विड ड्रॉप था, उसकी सरफेस एनर्जी के ताल्लुक से उसने बताया है कि मान लीजिए कि एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी सरफेस एनर्जी कैपिटल ई के बराबर है, इस स्प्रेड इनटू 512 ड्रॉपलेट्स, इसको टुकड़े करके 512 छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बना दिए गए। उसने पूछा है द फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट्स, तो इन सारे ड्रॉपलेट्स की फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल है कि पहले जो सरफेस था वो पहले सरफेस कम था, बाद में सरफेस इंक्रीज हो गया है, इसलिए सरफेस एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। अब बस बात ये बचती है कि सरफेस एनर्जी कितने से इंक्रीज होगी, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये बड़ा ड्रॉप टुकड़े होके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या सेम होगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी हम लिख सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम यानी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये बराबर होना चाहिए फाइनल वॉल्यूम के। कितने ड्रॉपलेट्स हैं, स्मॉल नंबर ऑफ n ड्रॉपलेट्स है, और हर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब हर एक का वॉल्यूम है, ओके ना। सो ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा यहां से, यानी हमको मिला कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब।
कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब। अब यहां हम स्मॉल एन की वैल्यू रख लेते हैं, तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है 512 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब। अगर हम पूरी जगह क्यूब रूट ले ले तो कितना मिल जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू 512 किसका क्यूब रूट है, ये है 8 का क्यूब रूट, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर का वैल्यू हमको मिला स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 8, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 8। इतना समझ के अब हम बात करते हैं कि कितना फाइनल सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी की फाइनल वैल्यू कितनी होगी। तो सरफेस एनर्जी की फाइनल वैल्यू हमको पता करना है, तो सरफेस एनर्जी की फाइनल वैल्यू कितनी होगी, फाइनल सरफेस एनर्जी की वैल्यू इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू अभी एरिया कितना अवेलेबल है, अभी एरिया जो अवेलेबल है वो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो हुआ एक के लिए ना, एक ड्रॉपलेट के लिए। ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स हैं, स्मॉल एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इनिशियल कितनी सरफेस एनर्जी थी, ई के बराबर थी। इनिशियल सरफेस टेंशन कितना था, कैपिटल टी के बराबर। और इनिशियल एरिया कितना था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये था इनिशियल सरफेस एरिया। हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेंगे। तो यहां से क्या क्या कैंसिल होगा, यहां से कैंसिल होने वाली जो टर्म्स है वो है कैपिटल टी, ये कैपिटल टी दोनों जगह से कैंसिल हो गए, ये 4 पाई दोनों जगह से कैंसिल हो गए। अब जो बचा वो लिख लेते हैं, तो फाइनल एनर्जी की वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी की वैल्यू इज इक्वल टू कितना मिला, स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ स्मॉल एन। स्मॉल एन कितना है, स्मॉल एन यहां से अगर हम स्मॉल एन के ताल्लुक से सोचे तो स्मॉल एन है 512 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सो कैपिटल आर स्क्वायर को यहां एज इट इज रख लेते हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ 512 डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम यहां से निकाले तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से निकाले तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर, अब हम यहां रख लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर की जगह क्या रखा 64 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल। 512 को क्या मैं 64 टाइम्स ऑफ 8 लिख सकता हूं, 64 8 जा, और डिवाइड में क्या है 64, ये 64 कैंसिल हुआ, यानी फाइनल एनर्जी की वैल्यू, फाइनल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 8, यानी फाइनल एनर्जी कितनी मिल जाएगी, फाइनल एनर्जी हमको मिल जाएंगी 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एमएसटी सीटी 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, प्रैक्टिस करना मत भूले, प्रैक्टिस करना मत भूले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं, एमएसटी सीटी 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है, अ बिग वाटर ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियाई। तो बहुत छोटे 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 n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स थे, आपने इन सबको कंबाइन करके एक बहुत बड़ा ड्रॉप फॉर्म कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन में बताया है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एनर्जी ऑफ n ड्रॉप्स टू द सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। पहली तरह का क्वेश्चन है, तो आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है रेशो, किसका रेशो, द रेशो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ n ड्रॉप। तो हर n ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना होगा, n ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना होगा, सबसे स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड बाय सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। अब ये तो बिल्कुल आसान है, स्मॉल n एज इट इज, सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना होगा, स्मॉल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी होगी सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ एरिया, उसका एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना होगा, सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप, दैट मींस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, सो ये 4 पाई यहां से कैंसिल हुआ, सरफेस टेंशन कैंसिल हुआ, जो बचा वो लिख लेते हैं। बचा क्या है, स्मॉल n स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये इससे पहले भी हमने डेराइव किया था, अभी मैं और एक मर्तबा आपको पीछे वाला वीडियो जैसा आप देख चुके हैं तो मैं डायरेक्टली एज ए स्टेटमेंट दे देता हूं, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा उसके अंदर। तो हमने इससे पहले देखा था कैपिटल आर क्यूब बराबर होता है स्मॉल n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब के, कैपिटल आर क्यूब बराबर होता है स्मॉल n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब के। यहां से हम चाहे तो, यहां से हम अगर चाहें तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉल n की, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी, तो स्मॉल n की वैल्यू हमको मिलेंगी स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब। अब हम इस वैल्यू को उठाकर यहां रख लेते हैं, तो वैल्यू को उठाकर यहां रखने के बजाय हम ऐसा करेंगे कि यहां से ना स्मॉल n की वैल्यू निकाल लेंगे। स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, n का पावर 1/3 इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर ले तो कितना मिल जाएगा, 1/n का पावर 1/3 इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। ठीक है ना।
अब यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ का स्मॉल n एज इट इज, ये स्मॉल r बाय कैपिटल R और ये ब्रैकेट स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? वही तो बात है। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल n एज इट इज, स्मॉल r बाय कैपिटल R, स्मॉल r बाय कैपिटल R कितना है, 1 अपॉन n का पावर 1/3 और इसका पावर 2। समझ गए? ये मतलब कितना हुआ, n अपॉन n का पावर 2/3 है ना, n अपॉन n का पावर 2/3 मतलब कितना हुआ, n इंटू n का पावर, जब ये ऊपर आ जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। मतलब कितना हुआ, पावर यहाँ 1 है और यहाँ -2/3 है, तो 1 -2/3, तो n पावर 1/3 आना चाहिए। n पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो हमारा रेशो आ गया क्यूब रूट ऑफ n इज टू 1, क्यूब रूट ऑफ n इज टू 1, ये हमारा फाइनल रेशो बनना चाहिए। तो दोनों की सरफेस एनर्जी, इनिशियल और फाइनल का रेशो n का पावर 1/3 इज टू 1 आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये एमएसटी सीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वही चीज रिपीट हो रही है बार बार सरफेस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। द सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप सोल्यूशन, तो यहाँ उसने सरफेस टेंशन की वैल्यू दिया है। सरफेस टेंशन सोप सोल्यूशन का कितना है, 0.035 न्यूटन पर मीटर, ये सरफेस टेंशन का वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द बबल फ्रॉम 4 to 6, तो पहले उसका रेडियस कितना था, पहले उसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर के बराबर, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 के बराबर मीटर, ये उतना उसका रेडियस था। बाद में आपको उसके रेडियस को इंक्रीज करना है, रेडियस को इंक्रीज करके बनाना है 6 सेंटीमीटर, और यानी हो जाएगा ये 6 इंटू 10 पावर -2 मीटर, इतना बाद में उसका रेडियस बनना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रेडियस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो सरफेस इंक्रीज होगा, सरफेस इंक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। वो एक्सेस एनर्जी आएंगी कहां से, तो आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो देंगे, तो उसके पास एक्सेस एनर्जी आएंगी। तो सरफेस एनर्जी कितनी एक्सेस होंगी, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ चेंज इन एरिया। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी को E लिखेंगे, सरफेस टेंशन कौन है, ये सोप सोल्यूशन है। अगर ये सोप सोल्यूशन है तो यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होगा, सोप सोल्यूशन है, एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ बबल, और बबल की बात भी कर रहा है, बबल की बात कर रहा है, मतलब सरफेस टेंशन डबल लेना चाहिए, दो फेसेस बनेंगे। चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया कितना बनेगा, 4 पाई फाइनल रेडियस का स्क्वायर, दैट मींस R2 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, है ना, 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये होगा सरफेस टेंशन 2 जैसा का वैसा। सरफेस टेंशन की वैल्यू लिख लेते हैं, ये 0.035 है, मतलब इसको मैं 35 इंटू 10 पावर -2 लिख सकता हूं, 35 इंटू 10 पावर -2, और साथ में लिख लेंगे न्यूटन पर मीटर। तो ये सरफेस टेंशन की जगह पर आ जाएगा 35 इंटू 10 पावर -2, और यहां से कुछ कॉमन निकला, यहां से 4 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, अंदर बच गया R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर कितना होगा, 36 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर -4 बराबर, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर हो जाएगा -4। ओके, ठीक है जी। तो इसको अगर हम लेके आगे बढ़े तो 35 2 होता है 7, तो इसको ये हो जाएगा 70 इंटू 10 पावर -2, और यहाँ का 4 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, और ये जो पाए हैं, पाए को क्या मैं 22/7 लिख सकता हूँ, 3.14 लिखो या 22/7 लिखो, बात तो एक ही है ना। यहाँ से क्या बाहर आया, 10 टू दी पावर -4 यहाँ से बाहर आ गया, तो क्या बच गया अंदर, अंदर बच गया 36 - 16। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 7 1 जा और 7 10 जा, सो यहाँ बच गया 10, और ये 10 टू दी पावर -2 के साथ मिलकर हो गया 10 टू दी पावर -1। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है 4 और बचा है 22 और बचा है 10 पावर -4, और यहाँ से बाहर क्या आ गया 36 - 16, दैट मींस 20 बाहर आ जाएगा, बराबर ना, 20 बाहर आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये 10 पावर -1 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचा वो लिख लेते हैं, क्या बचा है, 4 बचा है, 4 के साथ 22 बचा है, और यहाँ पे एक 2 बचा है, और ये है 10 पावर -4। गॉट इट। तो अब क्या होगा, अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो 22 4 जा ये हो जाएगा 88, और यहाँ का 2 एज इट इज, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में है 10 टू दी पावर -4। 88 2 जा कितना होगा, 8 2 जा 16, 1 16 का 6 1 आया, 8 2 जा 16 170, तो 176 इंटू 10 पावर -4, ये आना चाहिए हमारा एनर्जी की वैल्यू जूल के अंदर, सारी चीजें ऐसा यूनिट में है, तो 176 इंटू 10 पावर -5, यानी अगर हम इसको 2 से पीछे ले लें तो ये हो जाएगा 1.76 या 1.76 इंटू 10 पावर कितना, 10 पावर -2 हो जाएगा, ये 10 पावर -2।
या फिर अगर हम इसको एक एक ही पीछे ले तो ये हो जाएगा 17.6 इंटू 10⁻³ जूल। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 17.6 इंटू 10⁻³ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको मेथड को जहन में रखना है कि हम किस कंसेप्ट का वहां इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते जाएं, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ गए? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या है? विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सरफेस टेंशन पर क्या असर पड़ेगा? अब जरा बात ध्यान से सुनिए, सरफेस टेंशन के आने का रीजन क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देने की वजह से उनका रैंडम मोशन इंक्रीज होगा। अगर उनका रैंडम मोशन इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, बॉन्डिंग वीक होगी, बॉन्डिंग वीक होगी, दैट मींस सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी, यानी सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। यानी सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर जितना ज्यादा सरफेस टेंशन उतना कम, टेम्परेचर जितना कम सरफेस टेंशन उतना ज्यादा। इसलिए देखेंगे कि टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हुई तो सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए? सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। हम बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट कंसेप्ट, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। अगर आपको यहां तक के किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई और क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू होगी और इंशाल्लाह आपका एमएसटी सीटी का एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।